नमस्कार दोस्तों। पिछली क्लास में हम लोगों ने राजतंत्र, गणतंत्र और लोकतंत्र के बारे में पढ़ा था। आज हम अभिजात तंत्र, अधिनायक तंत्र और धर्मतंत्र के बारे में पढ़ेंगे। अभिजात तंत्र, इसे कुलीन तंत्र भी कहा जाता है। इंग्लिश में इसे अरिस्टोक्रेसी कहा जाता है, जो कि ग्रीक शब्द अरिस्टोक्रेटिया से मिलकर बना है। अरिस्टोक्रेटिया दो शब्दों अरिस्टोस और क्रेटोस दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें अरिस्टोस का अर्थ होता है बेस्ट और क्रेटोस का अर्थ होता है रूल। बेस्ट यानी सर्वोत्तम, रूल यानी शासन, यानी कि ऐसी शासन प्रणाली जो सर्वोत्तम लोगों द्वारा शासित की जाती है, या ऐसा शासन जो सर्वोत्तम लोगों द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार से इसकी हम साधारण अगर परिभाषा की बात करें तो यह एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें सत्ता परिवारों के एक गुट या फिर कुछ चुनिंदा लोगों के हाथ में होती है। यह ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें एक ही परिवार के लोग पीढ़ी दर पीढ़ी शासक बनते हैं, या फिर कुछ चुनिंदा लोग होते हैं जो शासन करते हैं, क्योंकि ये लोग जन्म के आधार पर दूसरों से श्रेष्ठ, विद्वान, गुणवान या सुयोग्य माने जाते हैं। इन्हें विशेषाधिकार मिले होते हैं, इन्हें कुछ उपाधियां मिली होती हैं, शक्तियां मिली होती हैं, और कुलीनता इनको आमतौर पर विरासत में मिलती है। अरस्तु, जो कि एक ग्रीक दार्शनिक थे, वह अफलातून ने अभिजात तंत्र को बुद्धिमान और सद्गुणी लोगों को का शासन बताया है। ऐसी शासन प्रणाली प्रथम विश्व युद्ध से पहले ज्यादा प्रचलित थी विश्व के देशों में, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के बाद अभिजात तंत्र लगभग समाप्त सा हो गया है। अगर वर्तमान में हम देखें तो अभिजात तंत्र के कुछ लक्षण स्पेन, डेनमार्क, यूके और भारत में दिखाई देते हैं। भारत में कैसे? तो भारत में भी देखते होंगे आप लोग कि कुछ ऐसी पार्टियां हैं जिनके महत्वपूर्ण शीर्ष पदों पर एक ही परिवार के लोग जमे हुए हैं, और वही जब भी उनकी पार्टी जीतती है तो वही लोग मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के दावेदार उसी परिवार के लोग होते हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो भारत में भी अभिजात तंत्र के कुछ लक्षण विद्यमान हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे अधिनायक तंत्र, या इसी को हम तानाशाही भी कहते हैं। इसे इंग्लिश में डिक्टेटरशिप कहा जाता है। इसमें शासन की संपूर्ण सत्ता, यानी जो भी संपूर्ण शक्ति होती है शासन की, और इसके जो भी अधिकार होते हैं वो सभी एक ही व्यक्ति को मिल जाते हैं, या एक ही व्यक्ति में केंद्रित हो जाते हैं। इसमें इस शासन प्रणाली में कोई व्यक्ति विद्यमान जो नियम होते हैं, विनियम होते हैं, जो कानून होते हैं, जो शासन संचालन के लिए कोई हर देश में कुछ न कुछ विधान बनाया जाता है, उन सभी की अनदेखी करते हैं और डंडे के बल पर, यानी दमन पूर्वक और बलपूर्वक शासन करते हैं। प्रजातंत्र के बिल्कुल विपरीत ये शासन प्रणाली होती है। प्रजातंत्र में जनता के लोक कल्याण की बात सोची जाती है, उनके हितों की बात सोची जाती है, उनकी इच्छा का सम्मान किया जाता है। जनता क्या चाह रही है, जनता क्या कह रही है, उस पर विचार किया जाता है, और उसके अनुरूप ही जो है शासन किया जाता है। जो भी कार्य होते हैं जनता की इच्छाओं के, जनता के हित के अनुरूप ही होते हैं, लेकिन इसमें जो
डिक्टेटरशिप होती है या जो अधिनायक तंत्र होता है उसमें जनता के बारे में नहीं सोचा जाता, बल्कि जो एक व्यक्ति होता है जिसमें सारी शक्तियां केंद्रित होती हैं, वो अपनी इच्छा से अपने हिसाब से उसको जो अच्छा लगता है उस हिसाब से वो शासन करता है। इस शासन प्रणाली में नागरिकों को कोई भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता या अधिकार नहीं मिलते हैं, यानी कि ऐसी शासन प्रणाली में किसी को भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं मिलती है और न ही उसको कोई किसी प्रकार के अधिकार दिए जाते हैं। जैसा कि लोकतांत्रिक देशों में देखा जाता है कि वहां पे नागरिकों को कुछ अधिकार प्रदान किए जाते हैं जिससे वो एक गरिमापूर्ण जीवन जी सके और अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके। ऐसी शासन प्रणाली में शासक किसी के प्रति जवाबदेह भी नहीं होता है, यानी कि उसको जो है अपने कार्यों के प्रति किसी को जवाब देना नहीं होता है कि हमने ये कार्य क्यों किया, और न ही ऐसी शासन प्रणाली में जनता शासक से पूछ सकती है कि वो शासक ऐसा क्यों कर रहा है, शासक को ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लोकतांत्रिक देशों में या प्रजातांत्रिक देशों में तो प्रत्येक नियमित अंतराल के बाद चुनाव होते हैं और शासक या सत्ताधारी जो पार्टियां होती हैं उनको जनता के बीच में जाकर अपनी उपलब्धियां गिनानी पड़ती हैं और वोट मांगना होता है। लेकिन ऐसी शासन प्रणाली में शासक किसी के प्रति जवाबदेह नहीं होता है। विपक्षी राजनीतिक दल पूर्णतः प्रतिबंधित होते हैं। इस प्रकार की शासन प्रणाली में जो विपक्षी राजनीतिक दल होते हैं उन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा होता है और जो भी विपक्षी पार्टियां, उनके जो नेता अगर इस अधिनायक तंत्र के जो शासक हैं, जो डिक्टेटर हैं, उनका किसी भी काम के प्रति अगर विरोध करते हैं, किसी भी नीति का अगर विरोध करते हैं तो उन्हें जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। यह बलपूर्वक व दमन के जरिए लोगों के जीवन के सभी पहलुओं, चाहे वो व्यक्तिगत जीवन हो या भी सार्वजनिक जीवन हो, उस पर अपना पूर्णतः नियंत्रण स्थापित किए हुए होते हैं। अगर हम अधिनायक तंत्र या तानाशाही के उदाहरण की बात करें तो जैसे हिटलर का उदाहरण ले सकते हैं। हिटलर जो कि नाजीवाद का समर्थक था, इसकी पार्टी का नाम नाजी पार्टी था। ये जर्मनी का शासक था। इसी की डिक्टेटरशिप की वजह से ही जो है द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। अगर दूसरा उदाहरण लें तो मुसोलिनी का ले सकते हैं। मुसोलिनी जो कि इटली का था और फांसीवाद, इसकी विचारधारा क्या थी? फांसीवादी विचारधारा थी। ये इटली का था। इटली का था ये। अगर वर्तमान में हम बात करें तो उत्तर कोरिया का जो शासक है किम जोंग, वो भी एक तानाशाह शासक ही है। वहां पर अगर देखा जाए उत्तर कोरिया में भी जो है अधिनायक तंत्र है। उत्तर कोरिया वर्तमान में अगर देखें तो उत्तर कोरिया इसका अच्छा उदाहरण है। धर्मतंत्र किसे कहते हैं? धर्मतंत्र को इंग्लिश में थियोक्रेसी कहते हैं, जो कि ग्रीक भाषा का शब्द है। थियोक्रेटिया से निकला है, जो दो शब्दों थियोस और क्रेटोस से मिलकर बना है। थियोस का मतलब होता है गॉड, क्रेटोस का मतलब होता है रूल। गॉड यानी ईश्वर, रूल माने शासन, यानी ईश्वर द्वारा शासन। ऐसा शासन जो ईश्वर द्वारा
किया जाता है। ऐसी शासन प्रणाली जो ईश्वर द्वारा संचालित होती है। ऐसी शासन प्रणाली जिसमें शासन किसी धर्म विशेष या ईश्वर के नाम पर किया जाता है। सत्ता का संचालन प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से पुरोहितों या धर्माध्यक्षों या धर्म गुरुओं द्वारा किया जाता है। सरकार के कानून धर्म ग्रंथों पर आधारित होते हैं, यानी सरकार जो भी कानून बनाती है उसका आधार धर्म ग्रंथ होते हैं। धर्म ग्रंथों में जो भी बातें की गई होती हैं या लिखी गई होती हैं उन्हीं को आधार मानकर ही जो है सरकार कानून बनाती है। उनके अगेंस्ट जाकर कोई कानून नहीं बना सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो है धर्म विशेष के नाम पर ही जो है शासन किया जाता है। इसके उदाहरण को देखें तो ईरान, वेटिकन सिटी, सऊदी अरब आदि जैसे देश जो है धर्मतंत्र के अंतर्गत आते हैं। अल्पतंत्र के बारे में अगर हम जाने तो अल्पतंत्र को इंग्लिश में ओलिगार्की कहते हैं, जो कि दो शब्दों ओलिगोस और आर्कोस से मिलकर बना है। ओलिगोस का मतलब होता है फ्यू यानी कुछ लोगों द्वारा, रूल यानी शासन, कुछ लोगों द्वारा शासन। ऐसी शासन प्रणाली जिसमें कुछ लोगों द्वारा ही शासन किया जाता है। इसके उदाहरण के रूप में देखें तो चीन और रूस। यहाँ पर देखते होंगे शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन, ये काफी सालों से सत्ता में जो है जमे हुए हैं और अपने हिसाब से ही सारे कानून बनाते हैं। जब चाहते हैं कानून बनाकर जो है अपने आप को आगे के लिए जो है आगे के लिए जो है अपने आप को सत्ता में जो है लाने के लिए कानून बना लेते हैं कि ये लोग हमेशा जो है राष्ट्रपति बने रहें। यहाँ पर भी देखा जाए अल्पतंत्र में भी तो जो है लोक कल्याण की बातों पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है। यहाँ पर भी एक प्रकार से जो है जो सत्ता के केंद्र में कुछ लोग जो होते हैं वही अपने हिसाब से शासन करते हैं। प्रेस वगैरह को कोई भी यहाँ पर स्वतंत्रता नहीं मिलती है। जो भी शासन की अन्य संस्थाएं हैं उनको कोई स्वतंत्रता नहीं होती है, वो सब इन्हीं कुछ लोगों के हिसाब से ही चलती हैं। एक तंत्र जिसे ऑटोक्रेसी कहते हैं। एक तंत्र में ये भी एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें किसी एक व्यक्ति के द्वारा ही पूरा शासन संचालित किया जाता है, या ये कहें कि शासन की संपूर्ण सत्ता एक ही व्यक्ति में केंद्रित होती है। ऐसा नहीं है कि एक ही व्यक्ति पूरा शासन चलाता है, लेकिन जो भी निर्णय होते हैं वो सब एक ही व्यक्ति ज्यादा लेता है, और ये जो भी एक व्यक्ति होता है जो शासक होता है उसी के निर्णय सबसे ज्यादा प्रभावी होते हैं। उसके निर्णयों को कोई काट नहीं सकता है। तो इस प्रकार से हमने आज अभिजात तंत्र, जिसे कुलीन तंत्र कहते हैं, अन्यायिक तंत्र यानी तानाशाही, धर्म तंत्र, अल्पतंत्र, एक तंत्र, इन सभी शासन प्रणालियों को जाना, समझा। इससे पहले हमने पिछली क्लास में लोकतंत्र, गणतंत्र और राजतंत्र के बारे में जाना था। इस प्रकार से हम विश्व में जितने भी शासन प्रणालियां हैं उनके बारे में हम लोगों ने जाना। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं इसके आगे कौन सा चैप्टर पढ़ना है, उसको हम लेकर आएंगे। हो सकता है इसके बाद हम संघात्मक शासन और एकात्मक शासन के बारे में जो है वीडियो लेकर आए, उसके बारे में जानेंगे क्या संघात्मक शासन होता है, क्या एकात्मक शासन होता है। आशा है कि ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर ये वीडियो आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। जय हिंद।